आज के शो में पीटीआई का 8 फरवरी खतरनाक मंसूबा बंदी। पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा, बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आज बड़ा अहम दिन है। उसकी बिडिंग प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बड़ा अहम माइलस्टोन है जो अचीव हुआ है। ये दूसरी बार है जो ये होने जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा सक्सेसफुली उम्मीद है कि ये मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम जो है उस पर सक्सेसफुल बिडर उभर कर सामने आया है। आज जो लकी सीमेंट है, लकी कंसोर्शियम है, तकरीबन 134 अरब रुपये उनकी बिडिंग रही है। 135 बिलियन रुपीज़ जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम की बिडिंग जो उन्होंने बिड लगाई है। जो बेस प्राइस थी, जो सेकंड राउंड में आफ्टर 30 मिनट ब्रेक आई थी, वो 115 अरब रुपये थी। पीआईए के प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जब हमने भी पूछा तो बार बार ये कहा गया कि मकसद सिर्फ ये नहीं था कि इसको बेचा जाए, बल्कि मकसद यहाँ पर यह है कि इसको स्ट्रक्चरल, यानी इसकी जो ग्लोरी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, जो एक वक्त में अपने उरूज पर था, जिसको एमिरेट्स और दीगर एयरलाइंस यहाँ पर आके ट्रेनिंग के लिए हासिल करने के लिए यहाँ पे आते थे, या एज अ रोल मॉडल या एज अ बिजनेस मॉडल जिसको फॉलो किया जाता था आलमी सतह के ऊपर। तो असल मकसद ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की वो ग्लोरी वापस आ सके। अब ये 75% टू 100% स्टेक की तरफ, यानी 75% स्टेक को बेचकर फिर आहिस्ता आहिस्ता 100% स्टेक की तरफ मामला जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को इधर से डिसइन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट का यहाँ से निकलना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से इज़ अ मेजर माइलस्टोन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है, और मैं कहूँ तो एक ऐसा रोड ब्लॉक है, एक मेजर इकोनॉमिक चैलेंज है, जिसके बारे में मुतवातिर हुकूमतें कोशिश करती रही हैं। मुतवातिर हुकूमतें इस सिलसिले में आगे बढ़ने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुई हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बारे में ये भी कहा है, जो स्टेटमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बाद आई है, कि इसके बाद उम्मीद है, जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के दरवाजे खुलेंगे, यानी डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी विल ओपन फॉर पाकिस्तान। यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का आज अहम तरीन संगे मेल है जो अबूर हुआ है। लेकिन जो ग्रुप्स थे, जैसे इसमें एयर ब्लू ग्रुप था, जो पहले स्टेज में बिडिंग आई तकरीबन 101 अरब रुपए की लकी सीमेंट की तरफ से आई। इसी तरह आरिफ हबीब की तरफ से जो आई वो 115 बिलियन रुपीस की आई। एयर ब्लू की तरफ से 26.5 अरब रुपए की आई। उसके बाद फिर जैसा मैंने कहा कि एक ब्रेक हुई, फिर तकरीबन जो दूसरा स्टेज है इसमें जो बेस प्राइस रखी गई 115 बिलियन रखी गई, फिर उसमें पहले लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बिड दी, और उसके बाद फिर आरिफ हबीब ग्रुप ने तकरीबन 135 अरब रुपए की जो है वो बिड करी, और ये इस तरह जो है इस पर सक्सेसफुल बिडिंग का जो अमल है ये स्टार्ट हुआ। इसके बाद यकीनी तौर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो इससे पहले के अमल था कि वो जो फ़्लाइट्स थी, जो कि रूट्स थे जो बंद हो चुके थे, उनकी बहाली और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को ग्लोरी की तरफ अपने वापस लाने के लिए जो इकदाम हैं वो हुकूमत को अपनी तरफ से उठाने थे। फिर काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स हैं इस पूरे सिलसिले में कि इस इदारे से कितने लोग निकाले जाएंगे, जो रेशो है एम्प्लॉय टू जो प्लेन रेशो है उसको किस तरह मेंटेन किया जाएगा, ख़ास तौर पे जो सियासी भर्तियाँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में ओवर द ईयर्स हुई उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और इस मामले पर जो उनकी यूनियन है उनका मौक़िफ़, या वो इस पर जो हर्डल्स क्रिएट करते थे। तो ये तमाम जो सियासी मंजरनामा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन से मुंसलिक है, उस पर अभी भी बहुत से अहम सवालात हैं जो प्रोग्राम में आगे चल के हम ज़रूर डिस्कस भी करेंगे। साथ साथ आज एक अहम आर्टिकल आया फाइनेंशियल टाइम्स में। इस आर्टिकल में जिसका जो एलिस रसल ने लिखा, जिसका टाइटल है मिडिल पावर्स फेस अ न्यू एज ऑफ अनसर्टेनिटी। बड़ा अहम आर्टिकल है जिसमें स्टार्ट उन्होंने किया जी कि इंपीरियल रूलर से उसका जो रूलर से उसको स्टार्ट किया कि व्हेन इंपीरियल रूलर्स साउंड स्ट्रेटेजिक रिट्रीट देयर अथॉरिटी used to tends to crumble faster than they could have imagined or feared। उसके बाद वो नए अमेरिका का जिक्र करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में चल रहा है, और उसका जिक्र करते हुए वो कहते हैं जी कि
यू आर लुकिंग एट अ वेरी अनार्किक वर्ल्ड, वेरी जो चेंज हो चुका है, जो डायनामिक्स है, चेंज डायनामिक्स, दिस इज व्हाट इज इमर्जिंग इन ट्रम्प सेकंड टर्म. इट इज सर्टेनली अ वर्ल्ड राइफ विद अपॉर्चुनिटी फॉर द रूलर्स ऑफ स्टेट्स, यानी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर रूलर्स ऑफ स्टेट विद वैवरिंग ऑफ परफॉर्मेटिव डेमोक्रेसीज हु कैन मेरिट डू बिजनेस विद अमेरिका. जो अमेरिका के साथ बिजनेस कर सकते हैं उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं. तो उन मॉडल्स के साथ जो अमेरिका के साथ सक्सेसफुली चल सकते हैं, फिर उसमें आगे चल के पाकिस्तान का जिक्र आता है. बताया जाता है जी कि फर्स्ट प्राइज फॉर एडजस्टिंग टू द टेम्पो ऑफ ट्रम्प्स कैजुअल अप्रोच टू द वर्ल्ड हैज टू गो टू पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रॉन्गमैन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर. ही इज द वेरी मॉडल ऑफ मिडिल पावर, multi-aligner skipping from Washington to Beijing to Riyadh. और इसी तरह मजीद लिखते हैं, he appreciated that early that with Trump flattery gets you what just about anyway. यानी वो जो जिक्र करते हैं कि इसको डिप्लोमेटिकली हमने इस वक्त अपने कार्ड्स किस तरह खेले और राइटली उस अपॉर्चुनिटी को सीज किया जो कि अमेरिका के साथ तिजारत के हवाले से या अमेरिका के साथ शराकतदारी के हवाले से हमें मुस्तकबिल में आगे लेकर जा सकती है. आपको याद दहानी कराएं कि कल वॉशिंगटन टाइम्स के एक आर्टिकल के अंदर यही जिक्र था कि 2025 वो साल रहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नई जहद, एक नए स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की तरफ बढ़ चुके हैं. यानी ये वो साल रहा जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक नया चैप्टर का आगाज़ हुआ. वो ताल्लुक जो कि पहले एक नापसंदीदा मुल्क का था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के एक शराकतदार का हो गया. वो ताल्लुक जो कि पहले एक ट्रांजेक्शनल था, वो स्ट्रेटेजिक हो गया. और उसमें जो अमेरिका की इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी थी वो पसे पुश चली गई और पाकिस्तान का किरदार मजीद उभर कर सामने आया. तो इस सूरत हाल के अंदर आज इस आर्टिकल ने पाकिस्तान के मौक़िफ़, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फ़तह, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक फ़तह, पाकिस्तान की फ़ौक़ियत आलमी सतह पे न सिर्फ सिफारती बल्कि दिफाई महाज पर भी, और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप है उसको आलमी सतह पर जो पजीराई हासिल है, वो फाइनेंशियल टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट हो या वाशिंगटन टाइम्स हो, उन तमाम इंटरनेशनल जो जरीदे, जो आर्टिकल्स हैं, उनकी तरफ से एक्नॉलेज किया गया है कि पाकिस्तान आज एक नए दौर में दाखिल हो चुका है जो ना सिर्फ सिफारती लिहाज से पाकिस्तान के लिए बल्कि नए माशी मौके भी पैदा किए जा सकते हैं. और पाकिस्तान इन माशी मौक़ों का सही फ़ायदा भी उठा रहा है और पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है. जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की लीडरशिप है उसको ग्लोबली तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी तरफ से भी अप्रिशिएट किया गया है. एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पाकिस्तान के सियासी माहौल पर भी गुफ्तगू होगी. ब्रेक के बाद मसला बैक. आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तीन हक़ाइक़ सवालात. पाकिस्तान इंटरनेशनल की एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन. नासिर भट्ट साहब प्रोग्राम में, सेनेटर नासिर भट्ट साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासी रहनुमा नून लीग के. नासिर साहब खुशामदीद प्रोग्राम में. आज बड़ा अहम संगी मेल है माशी लिहाज से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आज बिडिंग प्रोसेस कम्प्लीट, यानी हम वी हैव मूव्ड अहेड प्राइवेटाइजेशन के हवाले से. और एक बड़ा मेजर रोड ब्लॉक था प्राइवेटाइजेशन में PIA का. कैसे देखते हैं माशी एतबार से अगर आज की इस डेवलपमेंट को देखा जाना? सब आपने मुझसे सवाल किया? जी नासिर साहब, जी सर आपकी तरफ आपको आवाज आ रही है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का ये जो शफाफ तरीके से तो हो रहा है, सामने लाइव चल रहा है. लोग ये पहले हो जानी चाहिए थी ये चीजें जो प्राइवेटाइजेशन से ही इदारे में ट्रैक भी आएगी. जो लोग इसको अब ले रहे हैं, आप मुझे नहीं पता अभी फाइनल तो नहीं हुआ, 125 अरब तक तो गया है ये. अब आगे इसकी जो भी चीज है, सबसे पहले ये बात है कि ये जितना लेट होता है उतना नुकसान पाकिस्तान की आवाम का भी हो जाता है. क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जब हो जाती है चीज, फिर उसको लेने वाले खुद उससे लुकाफर करते हैं और ये जिम्मेदारी उनकी भी हो जाती है, गवर्नमेंट की भी है. मेरा ख्याल है कि ये मरहला पूरे शफाफ तरीके से हो जाएगा तो आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी होगी. बाकी चीजें भी जो है वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जानी चाहिए. हुकूमत ने तो यही फैसला किया है और वज़ीर खजाना साहब खुद बैठे हुए हैं, बाकी वज़रा भी बैठे हुए हैं, लाइव चल रहा है. तो मेरा ख्याल है इसमें बेहतरी आएगी. एग्जैक्टली. अच्छा, ये जो ये अगर कहा जाए कि इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम की तरफ सफ़र है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी मैदान के अंदर PTI तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 8 फरवरी को फिर वो कह रहे हैं हड़ताल और प्लान
मनसूबाबंदी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके पूरे ग्रुप की तरफ से, कैसे देखते हैं आप उसको? एक तरफ इस्तेहकाम है, दूसरी तरफ अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें हैं, साजिशें हैं, जिस पर बार बार हुकूमत भी और ISPR भी रोशनी डाल रहा है। ये कौन सी कुव्वतें हैं दरअसल? देखें, ये आपने बात की तफवुज़ आईने पाकिस्तान की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, उसका हाल तो आपने देख लिया कि वो जो एक अपने आप को अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कहता है, उसका हाल आपके सामने है। ना वो अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए जब कोई चीज सामने आती है ये उसकी मुखालफत करते हैं। कोई अगर हमसाया मुल्क दहशत गर्दी करता है, उसके खिलाफ प्लानिंग की जाती है, वफाक की मनसूबा बनाता है, तो ये उसमें एक सूबा KPK जो उसमें रुकावट बन जाता है। और अब आप देखें कि ये शख्स अपने लोगों पे, अपनी PTI का वो जो बैरिस्टर गौर है या दूसरे लोग हैं, उन पे एतमाद नहीं कर रहा। महमूद खान अचकजई को सामने ले आए या और चीजें और लोगों को सामने ले आए, ये तो इसकी हालत है। लेकिन आप मुझे बताएं, 2 साल से देख लें आप कि हुकूमत इनसे बात करना चाहती है, जब ये कोई बात चलती है ये भाग जाते हैं। कोई बिल आता है उस पर कोई वैसा तो अपोजिशन का ये किरदार होता है ना कि उसमें वो आके डिबेट करते हैं, उसमें कोई अच्छी चीज है या बुरी चीज है वो सामने आते हैं, तनकीद बाय तामीर होती है। लेकिन ये एक ऐसी सियासी जमात जो अपने आप को कहते हैं, हम तो नहीं समझते ये सियासी जमात है। हाल आप तक ये हो चुका है कि इमरान खान से जब भी कोई बात होती है तो वो कहता है कि मुझे जेल से निकालो तो मैं बात करूंगा। अब ये जो है PM साहब ने आज फिर आज भी PM साहब ने नासिर साहब कहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से पहले भी कह चुके हैं, आज भी अज़हर साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो ये जो और अलीमा बाजी जो उनकी अलीमा खान है वो कहती है कि मुज़ाकरात जो बात कर रहा है PTI के अंदर वो PTI का नहीं है। तो ये तो दरवाजे बंद करने वाली बात है। एक तरफ दरवाजे ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है, दूसरी तरफ दरवाजे बंद करने वाली बात है। क्यों ऐसा बयानिया इस वक्त गढ़ा जा रहा है? देखे ना, मैं यही कहता हूँ कि आप देखें वो डेला जेल के बाहर भी मिलने नहीं जाते, बयानिया करने जाते हैं। अब अगर मुलाकात होती है तो बाहर आते वो आते हैं, खुद ही बात कर दी। वो अलीमा खान वो कह रही है कि नहीं, हमने कोई बात नहीं करनी। इमरान खान को बाहर लाओगे तो बात होगी। वो जब हिंदुस्तान से हम जंग हमने की थी तो उससे पहले आप वो अलीमा खान साहब का बयान निकालने, वो कहती है वो मुझे आकर जब थप्पड़ मारेगा ये फिर इमरान खान को बाहर लाएंगे तो फिर बात होगी। वो जो हिंदुस्तान है अब वो सिंदूर टू करेगा तो फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा। ये कौन सी सियासी जमात है जो इस तरह के देती है? या हम मुल्क अगर कोई दहशत गर्दी करता है तो बजाय से तो उसके तनकीद हो, उसके बारे में अच्छी बात जो है ना तो ये करते हैं कि वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है। आप ये देखें कि कोई भी अच्छा काम हो, आप पाकिस्तान में भारतीय तल्लुकात देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर वज़ीर खारजा और बाकी जितने हमने दुनिया से हमारे तल्लुकात ठीक हो चुके हैं। जब ये आए थे इन्होंने हमें आइसोलेट कर दिया था, ना हमें हिंदुस्तान पूछता, अमेरिका पूछता था, ना बरतानिया पूछता था, ना सऊदी अरब हमसे बात करता था। फिर ये हमारी खारजा पॉलिसी देखें कि अब दुनिया अमेरिकनाइज कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ ही लड़ रहा है और अपने खिलाफ किए गए कोई भी हिंदुस्तान या कोई भी है जहाँ से हमारे खिलाफ कोई इस तरह की दहशत गर्दी होगी उसका जवाब हम देते हैं। और हिंदुस्तान ने जो हमारे साथ किया, फिर हमने सफारती ताल्लुकात सारे वो अपने इस्तेमाल किए और ये दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान गलत है। और हमने ये भी ऑप्शन दी थी कि थर्ड बंदा आके देख ले कि हिंदुस्तान जो कुछ कह रहा है वो झूठ बोलता है, तो 4 दहाइयों से ऐसे ही करता है कि हमला करता है पाकिस्तान पे और ये बयानियां करा दे रहे थे मैंने दहशतगर्द मारे थे। तो सारी बातें हो गई। अब आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में जब इस्तेकाम आता है तो एक ये वाइड सियासी जमात, तो मैं ऐसे नहीं कहता कि इनकी कोशिशों से अपने इस्तेकाम रहे। ये वैसा भी बताएंगे कि यानी गवर्नमेंट क्वार्टर्स के अंदर ये 8 फरवरी का जो आपने सही कहा कि चले इससे पहले जो पावर शोज अनाउंस हुए या इससे पहले जो हिकमत अमलियां हुई वो नाकाम हुई, लेकिन अब ये तो चले ठीक है कि ऑब्जेक्टिव सामने आ रहा है कि अदम इस्तेहकाम चाहते हैं 8 फरवरी को वो जो भी ग्रुप है ये ताफुज़ आई PTI। अब ये यानी आप लोग कितना सीरियसली इस थ्रेट एज अ थ्रेट समझ रहे हैं इस मनसूबाबंदी को, या आप समझ रहे हैं कि लाइटली ले रहे हैं कि कुछ होगा नहीं, ना कि आवाम निकलेगी और ना ये कुछ कर सकेंगे? तो आपकी बात ठीक है, ना निकली है। इमरान खान को उन्होंने पहचान लिया है कि ये क्या चीज है। ये इसको जब भी पाकिस्तान में कोई बेटी आएगी इससे उसको मुखालफत करनी है। और ये मेरे को खत लिखा है तो इससे खत लिखा है कि पाकिस्तान और जो IMF के बयान
दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर इसमें कुछ कामयाबी हुई हम आएंगे तो ये खत्म कर देंगे। अब बात क्या है कि ये बिल्कुल इमरान खान जो है ना अपनी पॉलिसी की वजह से जीरो हो चुका है, कोई इसके पीछे नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं कि जब GHQ पे हमला हुआ, कोर कमांडर के घर हमला हुआ, तो ये कौन था पीछे? ये शख्स जिसका नाम इमरान है, फैज हमीद अंदर हो गया ना, ये मुद्देबाज थे सारे। ये चाहते यही है कि पाकिस्तान में अपने इस्तेकाम रहे और ये अब कामयाब नहीं होंगे। मुझे ये एक बात कहने में कोई आर नहीं कि पाकिस्तानी अवाम ने है कि ये शख्स जो है ये सिर्फ अपनी भलाई के लिए किसी ने जाके MLA लेडी से कहा था कि अल्लाह ना करे कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनकी ये सोच इसकी खत्म होनी चाहिए और अवाम अब इसके पीछे नहीं है। अब ये देखे ना, अब ये बंद कमरे आ चुके हैं। मैं कहता हूँ इनको चाहिए था कि वो भट्ट साहब आपकी आवाज़ में खलल है। अगर हम ऐसा करते हैं इसको दोबारा रिकनेक्ट कर लेते हैं, एक हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुतमलीन हुकूमत का इस पर मौक़िफ़, मुज़ाकरात के दरवाजे, ऑप्शंस अवेलेबल या नहीं। एक ब्रेक के बाद हासिफ भट्ट साहब साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब कुछ अहम हक़ाइक़ इस हवाले से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सिफारती सतह पे जो पोजीशनिंग है और पाकिस्तान ने जो स्ट्रैटेजिक बैलेंस अपना मेंटेन किया है और जिसको फ़ौक़ियत हासिल की है दिफाई, माशी, सिफारती सतह पे मई 2025 के बाद, वो आलमी सतह पे उसकी पजीराई हो रही है। कल हमने देखा, आपको वाशिंगटन टाइम्स में एक आर्टिकल आया, आज जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसने एक आर्टिकल लिखा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की, उनकी लीडरशिप की तारीफ़ की कि किस तरह इस पूरे ख़ित्ते में ख़ास तौर पे मई 2025 के बाद स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान उभर कर सामने आया और उसने उस अपॉर्चुनिटी को सीज़ किया। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात एक नई जहत में आए जो कि ट्रांजैक्शनल से स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स बन गए और पाकिस्तान एक नापसंदीदा मुल्क से इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अमेरिका ने तर्क करी और पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर या शराकतदार बनने की तरफ आ चुका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान की तरक्की खटक रही है, पाकिस्तान का इस्तेकाम खटक रहा है। रिसेंटली तोशाखाना 2 का फैसला भी आया, बड़ा अहम फैसला है, चोरी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो सिफारती नुकसान पाकिस्तान का हुआ, यानी जिस तरह से वो चोरी हुई, जो आलमी सतह पे डिप्लोमेटिक हमें उसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है। यानी उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन पर, वो यकीनी तौर पर उसका कोई मटीरियल या फाइनेंशियल उसको कैलकुलेशन नहीं, ऑब्जेक्टिवली नहीं कर सकते जितना नुकसान पाकिस्तान को उसकी वजह से उठाना पड़ा। नासिर साहब, मैं आपकी तरफ, क्योंकि ये जो आलमी आउटलेट्स, मीडिया आउटलेट्स इंटरनेशनल लिख रहे हैं, आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग की तारीफ हो रही है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये और ये क्यों चुभ रही है कुछ लोगों को हमारे मुल्क के अंदर? देखें, ये आपने कितनी अच्छी बात की। मैं यही कहना चाह रहा था, पहले भी मैंने यही बात की कि दुनिया सारी तारीफें कर रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की और ये कहा कि हिंदुस्तान के 8 जहाज गिरा दिए और फिर ये वो कहते हैं कि मैं ये क्रेडिट वाकई हमने कहना डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहिए कि उन्होंने जंग रुकवाई जी, और इसका क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन आप मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान में अंदरूनी 100 इख्तलाफात हो, लेकिन एक ही जमात जो हमेशा जब भी पाकिस्तान की बेहतरी की बात होती है वो उसमें खुश नहीं है, वो उनकी मुखालफत है। मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान के दोस्तों में है या दुश्मनों में है। मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान जो है उसको तो देखे, वो जेल में है, उससे क्या किया। एक ये तोशाखाना 2, वो जो जितने ताइफ आते थे, आपके उसके एक आइडियो देख रहे हैं, वो बुशरा बीबी, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक बंदा मुलाजिम है, उसको जवाब दिए कि तुमने ये जितने ताइफ आते हैं इनकी तफसील क्यों लिखते हो अपने पास, इसकी वीडियो क्यों बनाते हो, आज के बाद तुम यहाँ से चले जाओ। फिर बात यह है कि चीजें जो तोशाखाना के जो ताइफ आते हैं उसको अगर कोई प्राइम मिनिस्टर लेता है, उसकी जो प्राइस होती है, जो SPR या कोई तय करता है कि इतनी कीमत है, वो लेके अपने पास रख लेते हैं। ये वाइट शख्स है, पहले घड़ी का भी आप देख लें
कि घड़ी हुई तो इस्लामाबाद के किसी दुकानदार से उन्होंने जाली रसीद बनाई और फिर जाकर दुबई में जाकर बेचने लगे। जब वो घड़ी खरीदने वाले को शक हुआ कि ये घड़ी जो इतनी कीमती है मेरे पास बंदा लेके आया, ये कह रहे कि ये वो घड़ी है जो सऊदी शहजादे ने गिफ्ट की थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को, ये बेचने कैसे आ गया। उसने अपने सोर्सेज से जब चेक किया तो कहा वाकई ये वही घड़ी है। तो आप मुझे बताएं कि घड़ी की कीमत इन्होंने लाखों में दे के वो जाके करोड़ों में बेच के आ जाते थे। ये कौन करता है? ये तो तरीके इंसाफ थी। ये तो कहते थे हम लोगों को इंसाफ देंगे, गरीब और अमीर जो है उसमें कोई फर्क नहीं होगा। और ये खुद चोरियां कर रहे थे, खुद अमानत में खयानत कर रहे थे। अदालत ने इनको जब ये सजा हुई है, मैं ये कहता हूँ कि इनको ये एहसास बिल्कुल इस चीज का नहीं था। ये समझ रहे थे कि जो चीज आ रही है हमारी अपनी है। ये तो कहता है मैं इंसाफ करता हूँ, मैं तो तरीके इंसाफ मेरा नाम है, तो वो आपके सामने हर चीज है। 190 मिलियन आपके सामने है। लंदन से पैसे आए और इन्होंने मिल के अली बाबा 40 चोरों ने मलिक रियाज को कहा था तुम्हारे जुर्माने में जमा करा देते हैं। उसके बदले हमने अल कादर यूनिवर्सिटी दे दो, वो ले ली। वो फरा गोगी को जहाज में बिठा के बाहर भगा दिया पैसे दे के। वो बुशरा बीबी की ऑडियो रिकॉर्डिंग देखे, वो जो कह रही देते कैरेट का मुझे हीरे चाहिए। ये चीजें थी। ये है तरीके इंसाफ का असल चेहरा कि लोगों को कहते थे चोर चोर, खुद चोर साबित हो गया है। अदालत ने उसको साबित कर दिया है। और अब बात करते हैं कि आज फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं इसका रवैया क्या है। ये बात ही नहीं करता, ये कहता मुझे बाहर निकालो, पर तुम्हें बाहर कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, अदालत में जाओ, अपनी बेगुनाही साबित करो, अदालत तुम्हें छोड़ देते तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। के जब पहला आया, आज ये जो दूसरा आया इसे हल्फ उठाया, उसने कहा मैं इसके इमरान में जान दे दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि पाकि जो KPK के हालात हैं वो ठीक नहीं है, मैं आके अपनी KPK की अवाम की खिदमत करूंगा, उनके हालात अच्छे करूंगा। लेकिन KPK का आपने जिक्र किया, वो तो ये बोल रहे हैं कि KPK इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा कि वफाकी हुकूमत यानी आपकी जो जमात की हुकूमत है उसने हमारे 2200 अरब रुपए रोके हुए हैं वहां पे। ये जो NFC की मद में रोके हुए हैं, जो बयानियां वो बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमारे एरर्स रोक के बैठा है, जिस वजह से वी डोंट हैव फंड्स कि हम जो है अपनी गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को रन कर सकें या सर्विस डिलीवरी कर सकें। देखें, आपने देखा पिछले दिनों वज़ीर खजाना के साथ मीटिंग हुई थी, चारों वज़ीर-ए-आला भी थे और उसमें उनके वज़ारत खजाना के भी लोग थे। उसमें ये आया, पैसे लेने के लिए आया। वहाँ फिर एक पूरी एक कमेटी बनी है जो इस पर फैसला कर रही है। जो सूबों के इख्तियारात है ना वो कम किए जा रहे हैं, उनको उनके पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये एक बहाना, मुझे आप बताएं कि 15 साल में क्या तरक्की किया KPK के सूबे ने, सिवाय से कि वहाँ दहशत गर्दी बढ़ी है। और अगर वफाक उस पर कोई पॉलिसी बनाता है, ये उस पर रुकावट बनते हैं, उस पर अमल नहीं करते। आज भी देखें, ये जो सेल अफरीदी आया है, एक तरफ वो कह रहे हैं, जो आपने अभी कहा कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई कि वो महमूद खान रज़वी ने कहा कि हम बात करेंगे, बात करने से बात निकलती है। और वो सेल अफरीदी कह रहा है मैं आ रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इमरान खान को बाहर लाऊंगा, मैं उसके खिलाफ आगे। ये जो तहफ़्फ़ुज़ आई नहीं है, तो ये तो 8 फरवरी को शटर डाउन और हड़ताल और ये तमाम जो मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि मुल्क पहिया जाम और ये सब कुछ है, तो इस बारे में क्या कानून हरकत में आएगा? क्या हिकमत अमली बनाएंगे आप लोग? किस तरह इसको डील करेगी रियासत? सबसे पहले तो ये बात है कि आपने 2 साल में देख लिया तो है कि गिदड़ बच्चों के कुछ भी नहीं है, लोग इसके पीछे नहीं आते, अवाम इसके पीछे नहीं आ रहे, उनको इसका असल चेहरा पता चल गया है। और अगर इन्होंने फिर कोई इस तरह की हरकत की तो कानून अपना रास्ता लेगा। और कानून ने जब इन्होंने कोई गैर जमहूरी तरीका अख्तियार किया तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। ये हर दफा गैर जमहूरी तरीके अख्तियार करते हैं। जब भी ये कोई एहतजाज करते हैं, ये पुलिस वालों को जख्मी करते हैं, ये रेंजर्स को शहीद करते हैं। हाई कोर्ट इनको कहता है कि आपने नहीं जाना उधर रेड जोन में, ये वहां जाते हैं। हुकूमत मिलके इनसे बात करती है कि आप आपके फलां जगह बैठे, फल जानी जगह मैं आपको बताऊं जगह दी गई। तो बुशरा बीबी उस वक्त बाहर थी, उसने कहा नहीं हमने उधर ही जाना है, हमने 26 नवंबर करना है, हमारे यही इरादे हैं कि हमने नेता लोगों को अपने साथ ला के और कुछ ये हमेशा इनके साथ जब भी कोई लोग आए हैं वो पकड़े गए हैं, किसी के पास असला है, कोई गैर मुल्की है, ये इनका एहतजाज है। तो इसकी इजाजत तो नहीं मिलेगी। अगर इस तरह का कोई शौक हो उनको पूरा करना है तो करें, फिर कानून अपना रास्ता लेगा। कानून अपना, और कानून ने अमली तौर पे दिखाया भी ना रिसेंटली के जो किस तरह कानून ने अडयाला जेल के बाहर जब तमाशा लगा तो आप लोगों ने जो एक्शन हुआ इस वक्त गवर्नमेंट का फौरी तौर पर एक्ट है। लेकिन सर ये जो आपको क्योंकि जनवरी में इमरान खान के बच्चे भी कह चुके हैं, टीवी पे स्काई न्यूज़ पे इंटरव्यू दे चुके हैं कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं अगर उनके अब्बा को कुछ हुआ।
ये देख रहे हैं खतरे के तौर पे ये जो और ये बच्चे कोई लॉन्च हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के, क्या इंटेंशन है जो मीडिया में अपेयर हो रहे हैं? ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की रियासत जो है जुल्म कर रही है पीटीआई पर या उनके जो इमरान खान पर, या उनको महरूम रखा जा रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है। ये नैरेटिव है और वो बच्चों को सामने लेकर आया जा रहा है। देखें, बच्चों की आपने बात की, इसके बच्चे जरूर आए अपने बाप से मिलने, लेकिन वो नहीं आ रहे। अब हम उनको ला तो नहीं सकते। वो आपने वो अलीमा खान साहबा का बयान नहीं सुना कि जी वो नायब को एक के पास है नहीं, दूसरे का गुम हो गया। इनके पास नायब को है, ये आना चाहे तो आ सकते हैं, जरूर आए। बच्चे आके अपने बाप से मिले तो जरूर मिलेंगे, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। और अगर ये आप कहते हैं कि वो आके सियासत करते हैं, तो मुझे आप बताएं कि दुनिया में जब भी किसी मुल्क में कोई बंदा जाता है, वीजा लेके जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कि जो बंदा विजिटर होता है वो अपने रिश्तेदारों से, बाप से, वालदा से मिल सकता है, लेकिन वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर वो सियासत में हिस्सा लेते हैं तो उनको चाहिए कि ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़े, आ जाए यहाँ की सियासत करें, उनको कोई नहीं रोकेगा। नहीं, लेकिन ऐसा ही बताएं कि एक तरफ क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट डेडलाइन ड्रॉ की डीजीआई ISPR ने कि हम 9 मई के हवाले से ना कोई माफ़ी है, ना माफ़ी हो सकती है, ना होगी और ना है, और इसी तरह जो संगीन गलतियां की हैं पीटीआई ने, तो लेकिन फिर मुज़ाकरात के दरवाजे फिर क्यों खोले जा रहे हैं? अगर क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी है खास तौर पे उन केसेस के ऊपर जो 9 मई के हवाले से, कहीं कोई लचक का इजहार है, कोई गुंजाइश है, स्पेस है? मुझे आप बताएं, जिस इदारे पे इन्होंने हमला किया 9 मई इन्होंने किया, मुझे आप बताएं इसमें इनको किस तरह माफी मिलनी चाहिए? ये तो दुश्मन करते हैं ऐसा काम। एक बात मैं आज भी कह दूं, मैं पहले भी प्रोग्रामों में कहता हूँ, इमरान खान को चाहिए सुबह ऐलान करे, माफी मांगे कौम से कि मैंने गलती की, मैंने अपनी कौम को, मैंने अपने लोगों को अपनी फोर्सेस के खिलाफ भड़काया, उन्होंने हमले किए जाके, इसके मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ कौम से, तो मेरा ख्याल है कौम उसको माफ कर देगी। लेकिन अगर वो ये नहीं करेगा, वो आज तक मानता ही नहीं। लेकिन अगर माफी मांग ले नासिर भट्ट साहब, तो क्या फिर इसका मतलब ये धुल जाएंगे सारे गुनाह इनके? ये नहीं, माफी के बाद सब माइनस, सब ये नए तरीके से जैसे वॉशिंग मशीन से धुल के आ जाएंगे? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उसका एहसास तो वो कौम के सामने ये शर्मिंदगी तो का इजहार तो करे कि मैंने गलती किया है। वो तो आज तक मानते ही नहीं। मुझे बताया उसका भांजा कौन था जिसे पेंट उठाई हुई थी? वो यासीन राशिद कौन है? बाकी लोग कौन है? एहसान, ये लोग कौन थे? इनको क्या हमने भेजा था या आपने भेजा था? ये लोग पूरी प्लान के तहत वहां गए। तो जिनको सजाएं हो रही है, ठीक हो रही है। मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो जेल में बैठा है ना, वो भी 9 मई में आएगा। ये प्लानिंग में वो भी शामिल था और लोग भी शामिल है। तो ये माफी मांगेंगे तो शायद कौम इनको माफ करे या ना करे, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी का इजहार तो करें। ये तो कहे कि मैंने गलती किया, वो गलती अपनी मान ही नहीं रहा। सही, लेकिन जो फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी, उनकी सजा, उन पर केस, उसके बाद उस रोशनी में जो इंकशाफात हैं, वो भी मदद करेंगे 9 मई के हवाले से या इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट बनाने में? देखे ना, फैज हमीद को उसके अदारे ने सजा दे दी। वो 9 मई में अगर शामिल थे, उसको अदारे ने सजा दी। अगर बाकी लोग इसमें आएंगे, चाहे वो जेल में बैठे, जो बाकी लोग बाहर हैं, तो जो इसमें आएगा, माफी कोई नहीं है। 2 मई के हवाले से माफी होनी नहीं चाहिए। मुझे आप बताएं, तारीख बता दें, कौन सी सियासी जमात है जिसने आके GHQ पे हमला किया है, जिसने कोर कमांडर के घर तारीख तो पाकिस्तान की कैसा है? अगर आलमी सतह पे भी देखें, किसी सिविलाइज मुल्क के अंदर भी कोई शीशे का टुकड़ा भी टूट जाए तो वो कानून हरकत में आता है और अमली तौर पर उस आदमी को कठेरे में लेकर आता है और कानून अपना रास्ता अपनाता है, जिसे कहा जाए। ठीक है, तो बस यही मैं कह रहा हूँ ना, कानून तो अपना रास्ता अपना रहा है। बाकी लोग भी अगर वो इसमें शामिल होंगे तो वो उनको भी सजा मिलेगी। माफी किसी की नहीं है। मैं ये बात करता हूँ कि आपने कहा जी वो मुज़ाकरात करते हैं, PM साहब ने तो आज भी कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुज़ाकरा करते हैं। मैं कहता हूँ कि वो लोग जो 2018 का इलेक्शन था ना, उसमें इसको मुसल्लत किया गया, वो सारे लोग मिल के कौम से माफी मांग ले, ऐलान कर दे कि हमने गलती की है, तो शायद इनको भी माफी मिल जाए, कौम भी इनको माफ कर दे। लेकिन ये सब लोग मुजरिम है जिन्होंने 2018 में इसको मुसल्लत किया, और जिस हालत में अब हम पहुंच गए हैं, वो सारे जिम्मेदार एक दिन इकट्ठे होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि हमने गलती किया है, तो शायद कौम इनको माफ कर दे। लेकिन ये सर कौम माफ कर दे, लेकिन यकीनी तौर पर वो मेरे ख्याल है बड़ा मुश्किल रास्ता है। ये माफी मांगे नहीं, ये तो चाहते हैं कि और केओस हो, ये तो चाह रहे हैं कि और ज्यादा अदम इस्तेहकाम हो, ये तो चाह रहे हैं कि और ज्यादा पटरी से जो थोड़ा बहुत मामला अगर आया भी है तो वो उतर जाए। ये तो चाहते हैं कि तसादुम हो जाए, ये तो चाहते हैं कन्फ्रंटेशन बढ़ जाए, जो बज़ाहिर लग रहा है
कि इंडियन चैनल्स के ऊपर आना, फिर जो बातें की उनकी सिस्टर ने, आपने अगर सुना हो नौरीन नियाजी ने और अलीमा ने कि हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, अगर कुछ हुआ तो हम कोई बचेगा नहीं, सब वाजिबुल कत्ल हो जाएंगे। आपने सुना उन्होंने जो कहा वाजिबुल कत्ल हो जाएंगे सब लोग अगर कुछ हुआ इनको, तो बताना खास। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये जो कुछ कर रहे हैं उसकी सजा पा रहे हैं और कौन देख रही है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर वो समझता है कि मैं सियासी, मुझे वो अपने कायद की बात याद आ गई कि इमरान तुम क्रिकेट खेलो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। और ये हो रहा है आज, कभी महमूद खान अचंजई को आगे कर देगा। आप मुझे बताएं कि इमरान खान का जो 3 साल में एक वो अच्छा काम मुझे बताएं, सिवाय इससे कि उसे कतर में बैठ के तालिबान को छोड़ दिया। वो लोग जो कत्ल में मुलविस थे, जिन्होंने धमाके किए हुए थे, इसने उनको छुड़ाया, वो आके आबाद हुए। आज हम जिस मुश्किल में उसमें वो लोग भी हैं, वो जो तालिबान आके हमले करते हैं। तो बात ये है कि मुझे नहीं समझ के इमरान खान के जहन में क्या है। वो समझता है मैं फिर उनसे बात करूंगा और उनको बुरा भला भी कहता है। आप मुझे बताएं, उनसे बात करता है, वो इससे बात नहीं करते, उनके खिलाफ ये फिर वो जो यूट्यूबर बैठे हुए हैं बाहर, वो जो गंदी गालियां बुरी बात करते हैं, ये उनको डिसऑन भी नहीं करता। तो सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक इमरान खान और इसके हमारी कौम से माफी नहीं मांगेंगे, इनके साथ मेरे ख्याल में तो बात नहीं होनी चाहिए। पीएम साहब ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि हम आपसे बात करते हैं, बैठे हैं, लेकिन एक उन्होंने और बात भी कही कि ये तरीका और दहशत गर्दी के किसी चीज में मुलव्वस है वो लोग जिन्होंने जुर्म किया है, उनको कोई माफी नहीं होगी। लेकिन यूट्यूबर साहब ने जिक्र किया, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के इनको वहां से एक्स्ट्राडाइट किया जाए, पाकिस्तान लेकर आया जाए। तो ये कोशिशें रायगा हैं, ताहाल क्यों नहीं फ्रूटफुल हो रही हैं भट्ट साहब? देखें, कोशिश जरिए आपने देखा विजय दाखला साहब बरतानिया गए थे, बिल्कुल गए, उन्होंने बड़ी कोशिशें की, उन्होंने कसरत कर रहे हैं काफी सिलसिले में, लेकिन क्या वजह, क्या नताइज आएंगे या नहीं, क्या लगता है? नहीं, देखे ना, वो आपने देखा कि बरतानिया में जाकर उन्होंने उनसे अपने जो मनसब है दाखिला उससे बात भी की, लेकिन ये एक प्रोसेस है, चलेगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो गया है। इस पाकिस्तान में बैठे शख्स जो चोरी में अंदर बंद है, कम से कम ये ट्वीट, ये तो बाकी तो ट्वीट करता है कि जो हिंदुस्तान में कोई अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ होती है तो ये कभी ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान दुश्मन और पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं हम उसकी मुखालफत करते हैं, मजामत करते, कोई बात नहीं करता। और उनको भी जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर, उनकी भी हमारे से बात करेगा, उनको ये डिसऑन नहीं करेगा। तो ये इसका तरीकाकार है, इसी पे चल रहा है। और हमारी बदकिस्मती है कि इस ऐसे शख्स को इस 2018 में मुसल्लत किया गया और अच्छा बलता चलता पाकिस्तान, हम किस हालत में चले गए। हम शुक्र है बेहतर है। पाकिस्तान में जब कोई बेहतरी होती है, इसको तकलीफ होती है, इनको परेशानी होती है, ये अदम इस्तेकाम के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि भाई अगर उसकी भी इमरान खान को भी अगर पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया 2018 में, तो आपने अभी तो सर ये 8 फरवरी को जो कह रहे हैं ना कि 2 साल की बरसी बनाने जा रहे हैं मैंडेट की, और 2 साल की आइन की बरसी बनाने जा रहे हैं, तो ये तो आईन पाकिस्तान जो मैंडेट है अवामी, उसको यानी वो कह रहे हैं बरसी मनाने जा रहे हैं, एक तरह से मौत वाक़ई हुई थी 2 साल पहले उसकी। ये क्या इस पे आपकी जमात का मौक़िफ़ है? मैं इतना एक बात कर दूं, ये इसी तरह का भाई कोई एहतजाज करेंगे ना जो गैर जमहूरी होगा, उसकी मुखालफत क्या, उसका तला कमा किया जाएगा जैसे पहले किया गया है। याद रखें कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है अपनी अवाम की हिफाजत करना। इनके जो तरीकेकार है, अगर इस तरह फिर दोबारा करेंगे, ये अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो फिर कानून अपना रास्ता लेता रहेगा और इनको सजाएं मिलती रहेगी। ये जितनी सजाएं हैं, ये हुकूमत का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है ना। अगर ये GHQ वो 26 नवंबर ना करते, उनके हफ्ते ना करते, तो हमने तो उनको जेल में नहीं भेजा। हम 190 मिलियन इसमें वो सारा कुछ जो पैसा आया वो अवाम का पैसा था, इसे मतलब रियाल के अकाउंट में जमा कराया, हमने नहीं कहा ये करें। मुझे एक बंदा बता दे जो पाकिस्तान हुकूमत ने किसी कैदी को, सियासी कैदी को जेल में रखा हो, एक का नाम बता दे। ये जितने मुजरिम है, ये 26 नवंबर वाले हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने DHQ पे हमला किया, जिन्होंने जाके ना कोर कमांडर के घर पे हमला किया, जिन्होंने 26 नवंबर किया, रेड जोन में चले गए, रेंजर्स को शहीद किया। तो ये वो लोग हैं, ये वो जुर्म है जिनकी इनको सजा मिल रही है। अच्छा, 26 नवंबर का जिक्र किया, अडयाला में जो रिसेंटली गैदरिंग थी, तो वहां पर भी खदशा, जो राना सरवल्ला साहब की स्टेटमेंट्स आई बाद में और दीगर रहनुमाओं की भी स्टेटमेंट्स आई आपके, खदशा था कि एक और 26 नवंबर की प्लानिंग थी वहां पे अडयाला जेल में, जो बाहर उन्होंने धरना दिया हुआ था मुलाकात के लिए।
वहां पर भी कोई ऐसा खदशा था कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई वाकया, या ये स्ट्रैटेजी 26 नवंबर की तरफ थी कि तसादुम हो जाए, कोई फिजा क्लैश की हो जाए, इस तरह का कोई था प्लान? देखें, इनके प्लानिंग तो बनते हैं और इनके प्लानिंग इसी तरह फेल होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। मुझे बताया डाला जेल के बाहर रात को क्या करने जाते हैं? वहाँ जो जेलर है, सुप्रीटेंडेंट जेल है, उसके पास और कैदी सारे हैं, क्या वो इनको इनके रहम करम पे छोड़ दे? ये वहाँ से चले जाते हैं जत्थे लेके कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम मुलाकात करके जाएंगे, दीवारें तोड़ेंगे। तो फिर वो क्या करे? उसको तो इन सब की जो हिफाजत करनी है जो बाकी कैदी है। मेरा ख्याल है ये रखते अगर ये दोबारा करेंगे तो फिर इस कैदी को किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। कम से कम अडियाला जेल के वो ज़ेरे गौर थी ना तजवीज़ नासिर साहब, वो काफी दिन पहले भी बात आई कि बलूचिस्तान करेंगे शिफ्ट, तो अभी तक क्यों नहीं किया गया शिफ्ट? क्या वजह है? क्या इस वक्त गौर फिक्र में क्या इस वक्त प्रोज एंड कॉन्स हैं? क्या वजह है कि नहीं कर पा रहे शिफ्ट? हम इनको मौका दे रहे हैं कि ये अपना रवैया चेंज करें, ये रवैश खत्म करें, रोजाना उधर जाके इकट्ठे होने की और बयानियां बनाने की। अगर ये ऐसा तरीकाकार इख्तियार करते रहेंगे और फिर उसके बाद हुकूमत ज़ाहिर है वो फैसला अपना करेगी। बाकी कैदियों की हिफाजत के लिए, एक कैदी के लिए वो सब की तो उनके एक सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब शायद आ रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर बलूचिस्तान भी तो यानी मध्य जेल भी तो पाकिस्तान में है, आप वहाँ कर दें, हम वहाँ बैठ जाएंगे। नहीं, वो वहां पर भी एहतजाज के बारे में कह रहे थे कि वहां कर देंगे एहतजाज, आप जहाँ शिफ्ट करेंगे। देखें, जिस जगह भी हम अगर ये यहाँ से मुंतकिल करके कहीं और भेजेंगे, अगर वो वहाँ भी यही तरीका अख्तियार करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये वहाँ जाएंगे। इनको आसान रास्ता है, लोग इकट्ठे नहीं होते, ये डाला जेल के ऊपर बैठ जाते हैं, अलीमा बाजी भी बाकी भी आके बैठते हैं, लोगों को इकट्ठा करके उनका मतलब है कि यही हमने बयानिया बना, हर रोज एक नया बयानिया बनाते हैं और चले जाते हैं। याद रखें कि अगर उन्होंने अपनी रविश चेंज ना की और इसी तरीके पे चलते रहे तो बहुत जल्द फिर इस कैदी को ना जो 190 मिलियन स्टोरी में बंद है, इसको किसी और के मुंतकिल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया। हुकूमत की जो सियासी हिकमत अमली है PTI को लेकर, उनके चैलेंजेस और उनके अनाउंसमेंट को लेकर, तहफ़्फ़ुज़ आइन जो मूवमेंट है उसने जो अनाउंस किया 8 फरवरी के हवाले से, तफ़सीलन उस पर गुफ्तगू हुई। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।